आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और कैबिनेट की बैठक हुई। जैसा आपको पता है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों का विशेष स्थान और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जनजातियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं और समाज सुधारक रहे, जिनको जनजातीय समुदायों एवं देश भर के श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। और देश भर में जिस मान सम्मान, जिस श्रद्धा के साथ उनको याद किया जाता है, उस भावना और इनके आज़ादी की लड़ाई में योगदान को देखते हुए भी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार 15 नवंबर से 22 नवंबर तक जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों, संस्कृति और आज़ादी की लड़ाई में उनकी योगदान की महत्ता पर एक सप्ताह, पूरा 15 से 22 नवंबर तक एक सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। जैसे आपको ज्ञात है, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हम मना रहे हैं और आइकॉनिक वीक जो होगा, ये आइकॉनिक वीक 15 से 22 नवंबर का जनजातीय गौरव दिवस जो हमने 15 नवंबर को घोषित किया है, उससे एक हफ्ते तक ये चलने वाला है। ये उनके गौरवशाली इतिहास, उपलब्धियों, संस्कृति के बारे में होगा। दूसरा निर्णय सांसदों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोविड-19 के समय एक निर्णय किया गया था कि 2 वर्ष के लिए 2021 और 21-22 तक जहाँ तक MP लैड की स्कीम को मंत्रिमंडल द्वारा तय किया गया था कि उसके पैसे का उपयोग जो है, धन का उपयोग कोविड की लड़ाई के लिए किया जाएगा। और सभी सांसदों ने आगे बढ़ चढ़कर कोविड की इस लड़ाई के प्रति अपना योगदान देने के लिए सहमति भी व्यक्त की थी। और आज मुझे आप सबके बीच में बताते हुए प्रसन्नता भी है कि आर्थिक स्थिति में सुधार को देखते हुए जिस तरह से इकोनॉमिक रिकवरी भी हुई है और अलग अलग सेक्टर्स में हमने बढ़ोतरी भी देखी है, 2021-22 की शेष अवधि के लिए MP लैड की स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है। इससे प्रत्येक MP को, सभी सांसद जो अभी हैं, उनको 2-2 करोड़ रुपए की किश्त आवंटित की जाएगी, जो 2021-22 की है। लेकिन जो बाकी के 3 वर्ष रहते हैं, 2022-23 से लेकर 25-26 तक, उस समय के लिए 5-5 करोड़ रुपए की पूरी किश्त माननीय सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाएगी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड will be made available from this year onwards. 2 crore for this financial year will be made available, and from the next year onwards they will get the full 5 crore rupee installment, 5 crore rupee annually. इसके ऊपर 2021-22 में 1584 करोड़ रुपए का व्यय होगा और 2022-23 से लेकर 25-26 तक 15,833 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे। इस प्रकार कुल 17,417 करोड़ रुपए का व्यय MP लैड पर खर्च होगा और ये सभी माननीय सांसदों को उपलब्ध करवाया जाएगा। 3 और महत्वपूर्ण निर्णय मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ कि आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, उसकी अध्यक्षता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये तय किया गया है कि भारतीय कपास आयोग को, CCI को, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 17,408 करोड़ रुपए की कमिटेड प्राइस सपोर्ट को मंजूरी दी गई है। और ये इसलिए है क्योंकि कपास के क्षेत्र में लगभग 60 लाख किसान
सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और जो पिछले 2 वर्ष थे कोविड के समय, जहां एक और कपास का मूल्य कम था बाजार में, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि सरकार की इंटरवेंशन भी हो। और आपको ज्ञात होगा एमएसपी के दाम तो तय होते थे, लेकिन पूर्व की सरकारों में खरीद नहीं होती थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद इसमें खरीद की शुरुआत की गई और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसमें अपनी बड़ी भूमिका निभाई। अगर मैं कहूं 2019 कुल एनुअल प्रोडक्शन जो है 350 लाख से 360 लाख बेल्स का उत्पादन होता है। 2019-20 में 123 लाख बेल की खरीदारी केवल कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसके जो आगे ऑथराइज्ड ऐसी एजेंसीज हैं उनके द्वारा की गई। और 2020-21 में 100 लाख बेल्स की खरीदारी की गई। तो आपदा के समय भी किसानों की मदद करने के लिए एमएसपी तो घोषित किया, खरीदारी करने का काम भी भारत सरकार के मंत्रालयों के द्वारा हुआ और कपास किसानों के हितों की रक्षा करने का काम भी मोदी सरकार ने इस तरह से किया है। इससे प्रमुखता 11 राज्यों को और उनके किसानों को इसका लाभ मिलेगा। लगभग 58 लाख किसान इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और 4 करोड़ से ज़्यादा मजदूर इससे जुड़े होते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत भी है, मदद भी है। और इस साल तो आपने देखा हो कपास के दाम भी बढ़े हैं। तो उस तरह से शायद जो पिछले 2 वर्षों में मदद की गई उसका एक लाभ देश के किसानों को और इससे संबंधित 4 से 5 करोड़ लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए भी किया जाएगा। और गुणवत्तापूर्ण कपास की खेती में भारत को आत्मनिर्भर होने का एक अवसर भी मिलेगा और इस समर्थन मूल्य की मदद से। दूसरा जूट का क्षेत्र है। जूट के लिए भी वर्ष 2021-22 के लिए, लेकिन जूट का जो ईयर गिना जाता है वो जुलाई से जून तक का होता है। तो इसमें 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी गई है। ये हर साल दी जाती है और इस वर्ष भी जूट वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए 100% आरक्षण होगा और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक करने का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। वर्तमान प्रस्ताव में आरक्षण मानदंड भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के घरेलू हितों की रक्षा करेंगे, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को बल मिलेगा। जूट पैकेजिंग सामग्री में पैकेजिंग के लिए आरक्षण द्वारा देश में उत्पादित कच्चे जूट का लगभग 66.57% में खपत होता है और इस प्रावधान को लागू करके सरकार जूट मिलों को, सहायक इकाइयों को और इनमें काम करने वाले लगभग 4 लाख श्रमिकों को राहत प्रदान करेगी और वहीं पर 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका को भी संबल मिलेगा। भारत सरकार प्रतिवर्ष 8,000 करोड़ रुपए की जूट सैकिंग बैग्स की खरीदारी करती है। इससे भी सीधे तौर पर जूट फार्मर्स और जूट वर्कर्स को लाभ मिलता है। इसमें पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लगभग 3.70 लाख श्रमिकों और कई लाख किसानों को, जैसे मैंने कहा, इसमें लाभ मिलेगा। और जेम पोर्टल पर भी रिवर्स नीलामी के लिए इसका जो खाद्यान्न की पैकिंग के लिए जूट बोरियों के 10% इंडेंट्स की को जेम पोर्टल पर रिवर्स नीलामी द्वारा रखा जाएगा। तीसरा बड़ा निर्णय जो किया गया है वो एथेनॉल के क्षेत्र से है।
एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आगामी वर्ष यानी कि 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2022 की अवधि के बीच में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आपूर्ति करने के लिए इथेनॉल के प्राइस को रिवाइज करने का निर्णय लिया गया था। आपको याद होगा वर्ष 2015-16 में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो निर्णय किया गया, उससे पिछले वर्षों में गन्ना किसानों और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। एथेनॉल के दामों ने चीनी क्षेत्र को री एनर्जाइज करने का काम किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2025 तक देश भर में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार अब वर्ष 2025 तक 20% ब्लेंडिंग प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले लक्ष्य 2030 तक था, अब 2030 तक के लक्ष्य को भी प्रीपोन करके 2025 तक किया गया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो होती है पेट्रोल में, उसमें लगभग 20% उसको करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विभाग द्वारा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स के माध्यम से एथेनॉल के उत्पादन की क्षमता को 1500 करोड़ लीटर करने के लिए कई प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जा चुके हैं। इससे लगभग 41,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इसके अलावा E20 फ्यूल के लिए BIS स्टैंडर्ड तैयार कर लिए गए हैं। E20 फ्यूल के साथ कंपैटिबल गाड़ियां उत्पादन करने के लिए ऑटो इंडस्ट्री से चर्चा की जा रही है। इन सभी इनिशिएटिव्स के कारण एथेनॉल ब्लेंडिंग को 2019-20 में 5% से बढ़ाकर 2020-21 तक 8% तक करना संभव हुआ है और आगामी वर्ष में इसको 10% तक ब्लेंडिंग की जो हमारी एक सोच है, कल्पना है, उसको पूरा कर लिया जाएगा। और इसी क्रम में आगामी वर्ष के लिए चीनी मिलों द्वारा उत्पादित एथेनॉल का रेम्यूनरेटिव मूल्य निर्धारित किया गया है। इसके मुख्य बिंदु हैं सी हैवी मोलेसिस के उत्पादित एथेनॉल का मूल्य 45 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 46 रुपये 66 पैसे निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बी हैवी मोलेसिस के उत्पादित एथेनॉल का मूल्य 57 रुपये 61 पैसे से बढ़ाकर 59 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर किया गया है तथा शुगर केन जूस, शुगर और शुगर सिरप से उत्पादित एथेनॉल का मूल्य 62 रुपये 65 पैसे से बढ़ाकर 63 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर किया गया है। द प्राइस ऑफ एथेनॉल फ्रॉम सी हैवी मोलेसिस रूट बी इंक्रीज फ्रॉम 45.69 रुपीज़ पर लीटर टू 46.66 रुपीज़ पर लीटर। The price of ethanol from B heavy molasses route B increased from 57.61 rupees per liter to 59.08 per liter. The price of ethanol from sugarcane juice, sugar syrup route B increased from 62.65 per liter to 63.45 per liter. ये लगभग सी हैवी मोलेसिस में 2.12% की वृद्धि है। बी हैवी मोलेसिस में 2.55% की वृद्धि है और शुगर केन जूस, शुगर और शुगर सिरप में 1.28% की वृद्धि इसमें की गई है। इसके अलावा एथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा अब सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट स्थापित करने जा रही है। इन प्लांट्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा बायोमास, राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ आदि से भी एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा और पहले 2G प्लांट
की जो स्थापना है वो उसका उत्पादन भी 2021-22 इसी वित्तीय वर्ष में शुरू करने की संभावना है। 2G एथेनॉल का मूल्य निर्धारित करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अधिकृत किया जाएगा और इस नए स्रोत से एथेनॉल मिलने से एथेनॉल की उपलब्धता भी बढ़ेगी और हमारी जो इंपोर्ट करने की, यानी हम कहें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करूं तो उसकी डिपेंडेंसी भी कम होगी आने वाले वर्षों में। उस दिशा में एक बड़ा कदम है। ये 3 CCA के निर्णय भी मैंने आप सबके सामने रखे और 2 जो कैबिनेट, कुल मिलाकर 5 निर्णय आज हुए हैं। जनजातीय दिवस से लेकर बाकी सब निर्णय की जानकारी आपके बीच में रखी है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर से लेकर MP लैंड की वापस शुरुआत करने की, और कॉटन, जूट और एथेनॉल के निर्णय मैंने आप सबके बीच में रखे हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। Thank you, sir. We will now take questions related to cabinet decisions only. So this, Yeah, go ahead, Sunil. so this MP LADS scheme, if you can just say it in English, and you're going to give 2.2 crores this year, and from next year it will go to 5 crores. So why is it only till 25-26, or won't it be an extension for a longer period? That's point number 1. And point number 2, this ethanol, will this be is this in view of the Uttar Pradesh elections? That is the reason why you all are increasing ethanol? Let me first explain the MP LAD. Looking at the COVID-19 pandemic situation, it was decided 1.5 years back that the funds will be utilized for the fight against COVID-19 pandemic. With the improvement as far as the economic situation is concerned, and as you have seen the GST numbers and other indicators where the economy is doing well, the government has decided to release 2 crore rupees under the MP LAD fund to each MP in the financial year 2021-2022. From the financial year 2022-23 onwards till 25-26, annually 5 crore rupees grant of these MP LAD fund will be given to the MPs. So that is one. Second, I think if you look at the last 7 years, the decision taken by the Prime Minister Modi in the interest of the farmers clearly shows how we are working towards doubling the farmers' income in each sector, whether it is the MSP for wheat, paddy or other sectors. It is not only the increase in the MSP price, in the minimum support price, but also the procurement has been highest ever. Similarly, as I said earlier, we spent thousands of crore rupees to procure jute bags that also help the jute farmers and the workers involved with the jute industry. As far as the cotton industry is concerned, the cotton farmer is concerned, 60 lakh farmers are directly going to be benefited out of this. So how can you say that this is just for the UP? As said, cotton is going to impact, the cotton prices is going to impact at least 11 states. And it was during the COVID-19 pandemic when we procured, not only gave the MSP price, but also procured when there was no demand. 17,400 crore rupees has been given for the cotton industry. Similarly, for the jute industry, we made sure that 100% it should be for the food grains, should be utilized, 20% for the sugar. So you can't say it is for the UP elections. Yes, if there is sugar industry in UP, they should also benefit. And from the day one, whether it is the state government or the central government, we have not only paid the dues of the farmer, but also handhold and helped the farmers in the last 5 years or 7 years. The rate of interest in that, is going down to 2.7%. Today, PNB has reduced it to 2.8.
So a lot of senior citizens, people who are dependent on that, are wondering, you're seeing economy is doing well. So how do those people relate to it? I think as you've been covering this for last so many years, and you know that we talk only about the cabinet decisions which are taken on that day. So maybe some other time. So, can you again repeat the cost of MP land restoration Why not? this year and क्योंकि एमपी-लैट सभी सांसदों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और आपने पूछा भी है कि कुल मिलाकर कितना पैसा जाएगा, तो 17,417 करोड़ ये कुल खर्चा 2025-26 तक होगा। इस वर्ष 1,583 करोड़ रुपया खर्च होगा 21-22 में, और अगले 3 साल का मिलाकर कुल खर्चा इसमें 17,417 करोड़ रुपया। In the financial year 2021-2022, 1,580 crore rupees, 1,584 crore rupees will be spent on the MP-led scheme, whereas from the financial year 2022-2023 till 2025-2026, 15,833 crore rupees will be spent. A total amount of 17,417 crore rupees will be spent till 2025-2026 under the MP-led scheme. जब तक सस्पेंड रहा तब तक उससे कितनी बचत हुई जो कोरोना में खर्च हुई? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको बता पाएगा। और उसमें बचत की बात नहीं थी, एक लड़ाई की बात थी जिसमें सभी सांसदों ने, और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात थी जहां देश के बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए। मैं तो देखता था बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी जिन्होंने अपने पेंशन का पैसा भी इकट्ठा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया पीएम केयर्स में, ताकि ये कोविड की लड़ाई के खिलाफ लड़े। सांसदों ने भी उस दृष्टि से आगे आने का काम किया, और पीएम केयर्स के माध्यम से जो देश भर में ये जो आपके ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स, और बाकी सब सुविधाएं दी गई हैं, इसमें सांसदों का भी बहुत बड़ा एक तरफ से योगदान जहां दूसरी ओर से रहा। ये पैसा भी इनका, और उस समय जो उनका पहले का पैसा भी था, जैसे मैंने अपनी सांसद निधि को डीसी को दे दिया कि मास्क खरीदने पड़ते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं, दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं, तब भी आप उसको लीजिए, क्योंकि उस समय उस पैसे की बहुत आवश्यकता थी। तो बहुत सारे सांसदों ने वो पैसा उस समय भी कोविड की लड़ाई के लिए दिया, और आज जब अर्थव्यवस्था सुधरी है, बेहतर हुई है, तो उसके चलते इसको जारी करने का निर्णय किया गया है, ताकि सभी सांसद अपने क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य करवा सकें। सड़कें बनानी हो, पुली बनानी हो, रास्ते बनाने हो, होम शेल्टर बनाने हो, कुछ और बनाना हो, इसके चलते रोजगार भी उत्पन्न होंगे और स्थानीय विकास भी होगा। Rudak ji, why you have chosen the year 2025-26? I mean, what is the secret? Why only up to that or not before that? It is as per the 15th Finance Committee. Yeah, 175. Sir, on the issue of ethanol blending, the government plans to increase it to about 20%, sir. So is the government also, reaching out to the auto manufacturers in order to ensure that this 20% ethanol, when mixed with petrol or for that matter any other fuel, can be used in the existing engines? Because at the moment, the vehicles that are in India cannot really work with 20% ethanol in petrol. Yes, the government is in touch, and I mentioned earlier also that whereas we are going to come out with a new technology and the new plant starting this year as well, at the same time we are engaging with the auto industry also, so that we can achieve that target in the due time. And that is why we have preponed it from 2030 to 2025, reaching the 20% target. And keeping that in mind, we are engaging the auto industry. On one hand, new technologies will be used. On the other hand, auto industry will be, involved in a way so that the target of 20% should be achieved by 2025, blending of 20%. इस तरफ से कोई नहीं। Thank you, sir.